हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे प्रकाश विद्युत प्रभाव। मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर जो था प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग के बारे में हमने चर्चा कर ली। हमने प्रयोग कर लिया, आइंस्टीन की समीकरण पढ़ ली, कई परिभाषाएं पढ़ ली, कई ग्राफ पढ़ लिए, सारी चीज़ें पढ़ ली। आज अंतिम क्लास में लगभग ये चैप्टर समाप्त होने के कगार पे है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत की असमर्थता। तो तरंग सिद्धांत की असमर्थता से पहले देखते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के निष्कर्ष क्या क्या मिले। कि उत्सर्जन तभी होगा, निष्कर्ष ये मिले कि ये होगा तभी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा, ये होगा तभी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा धातु की सतह से, शर्त है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की। लेकिन जो तरंग सिद्धांत है, क्लियर, जो इससे पहले था, पहले तरंग सिद्धांत था, 19वीं शताब्दी तक तरंग सिद्धांत की व्याख्या हो चुकी थी कि प्रकाश तरंग है। तो अगर प्रकाश को तरंग माने तो इस प्रकाश विद्युत प्रभाव की वो व्याख्या नहीं कर पाता है, वो असफल हो जाता है। क्लियर, मतलब तरंग सिद्धांत भी इसकी व्याख्या करने की कोशिश करता है, लेकिन इन प्रेक्षणों के बाद वो असफल हो जाता है। कोशिश वो भी करता है कि भाई प्रकाश विद्युत प्रभाव हो रहा है, तरंग सिद्धांत के कारण हो रहा है, लेकिन वास्तव में जो अपने को निष्कर्ष मिल रहे हैं ये दोनों एक दूसरे से तालमेल नहीं खाते हैं। तो असमर्थता, ये सवाल पहले एक बोर्ड परीक्षा में एक बार आया हुआ है। तो देखें कि पहला कारण, पहला मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इसने बोला कि इसके अनुसार दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। क्लियर, लेकिन इसने क्या बोला तरंग सिद्धांत ने कि इलेक्ट्रॉन इसने कहा क्या, प्रकाश की ये इस शर्त पे, इसी आवृत्ति पे होता है, लेकिन प्रकाश की सभी आवृत्तियों पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होना चाहिए। उत्सर्जन, इसके अनुसार, तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के सभी आवृत्तियों पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। लेकिन वास्तव में न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट के लिए ही धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, पहली चीज। क्लियर, पहला पॉइंट। प्रकाश विद्युत प्रभाव की निष्कर्ष है कि भाई दहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए, लेकिन ये दहली आवृत्ति वाला कोई कॉन्सेप्ट बताता नहीं है। ये तो कहता है कि भाई प्रकाश की सभी आवृत्तियों पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होना चाहिए, लेकिन वास्तव में अपने को पता है क्या होता है, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट के लिए धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इसलिए इसका पहला कॉन्सेप्ट तो खराब हो गया। दूसरा ये क्या कह रहा है, सुनिएगा। दूसरा तीसरा मेन जो है, दोनों इसके दूसरे तीसरे गतिज ऊर्जा पर निर्भर करते, ध्यान रखना। तो पहला कहता है कि गतिज ऊर्जा जो है आवृत्ति पर निर्भर करती है इसके अनुसार, लेकिन ये कहता है कि गतिज ऊर्जा जो है आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। और ये कहता है कि गतिज ऊर्जा जो है तीव्रता पर निर्भर करती है। मतलब ये नहीं करती, ये जो कर रही है उसको कहता है नहीं करती, और जो नहीं करती है उसको कहता है कर रही है, करती है। तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इसकी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम तीव्रता पर निर्भर करती है। तीव्रता पर निर्भर करती है। कैसे करती है? फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि जो तीव्रता होती है, उसने कहा तीव्रता जो होती है आई, तीव्रता आई जो है वो विद्युत क्षेत्र के आयाम के समानुपाती होती है। क्लियर, तो यदि विद्युत क्षेत्र के आयाम के समानुपाती होती है तो आप ध्यान से देखिए कि यदि तीव्रता बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, और विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, बल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण बढ़ेगा, त्वरण बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा तो हाफ एम वी स्क्वायर से वेग बढ़ेगा तो हाफ एम वी स्क्वायर बढ़ेगा, मतलब गतिज ऊर्जा जो है वो भी बढ़ेगी।
क्लियर सी बात है। उसने कहा कि तीव्रता बढ़ेगी तो ये सूत्र एक अपन आगे पढ़ेंगे। ये सूत्र जो है कि आई जो है तीव्रता जो है आयाम, विद्युत क्षेत्र के आयाम, ई क्या है, ई है ई नॉट विद्युत क्षेत्र का आयाम है। विद्युत क्षेत्र का क्या है, आयाम है। तो ई जो तीव्रता है विद्युत क्षेत्र के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। अगर आई बढ़ेगा तो निश्चित रूप से इस सूत्र से ई बढ़ेगा, और ई बढ़ता है विद्युत क्षेत्र तो अपने को पता है बल बढ़ता है, बल बढ़ता है तो त्वरण बढ़ेगा, त्वरण बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा तो के मैक्सिमम। इस प्रकार वो कह रहा है कि तीव्रता बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है। कौन कह रहा है, प्रकाश, ये तरंग सिद्धांत। लेकिन प्रकाश पीई के अनुसार, पीई सिद्धांत के अनुसार गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, तीव्रता पर निर्भर ही नहीं करती, निर्भर ही, ये तो ये कह रहा है निर्भर ही नहीं करती। लेकिन सुनना, वास्तव में निर्भर ही नहीं करती, वास्तव में आई और के मैक्सिमम आपस में संबंधित नहीं है, लेकिन तरंग सिद्धांत कहता है ऐसा होना चाहिए। लेकिन अपन ने प्रयोग करके देखा कि भाई ऐसा तो कुछ संभव नहीं है, इसलिए फिर से ये तरंग सिद्धांत यहाँ हो गया फेल। तीसरा, उसने कहा कि के मैक्सिमम जो है, देखो अपने वास्तव में आवृत्ति और के मैक्सिमम डिपेंड करते हैं। अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो के मैक्सिमम बढ़ेगा। लेकिन इसने क्या कहा, इसने कहा कि के मैक्सिमम जो है, गतिज ऊर्जा जो है आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। उसने कहा गतिज ऊर्जा जो है आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। तो तीसरा पॉइंट क्या कहा, गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। इसके अनुसार आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, मतलब ये जो 4 पॉइंट है ना, इसको ही उल्टा करके बता देना बस, नहीं करती है। लेकिन पीई सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं है। अनुसार के मैक्सिमम आवृत्ति पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। भाई ये कह रहा है, देखो ये कह रहा है के मैक्सिमम आई पे निर्भर करती है, लेकिन वास्तव में नहीं करती है। और ये कह रहा है, देखो अपने को पता है, और ये कह रहा है के मैक्सिमम न्यू पे निर्भर नहीं करती, लेकिन वास्तव में आपको दिख रहा है ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करती है। 3 के बाद चौथा पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस यहाँ है। इसने कहा काल पश्चता होती है। तरंग सिद्धांत ने क्या कहा, काल पश्चता होती है, लेकिन प्रयोगों से हमने देखा कि काल पश्चता नहीं होती। काल पश्चता कैसे होती है, इसने क्या कहा, इसका क्या मानना, देखो इसने कहा, सुनिएगा, इसने कहा कि भाई धातु की प्लेट है, मान के चलो धातु की प्लेट है, फोटोन आया, ये तरंग आई, तरंग आई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा क्या होगा, तरंग कंटिन्यू है, तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेता रहेगा, लेता रहेगा, लेता रहेगा। जब उसको उचित ऊर्जा मिल जाएगी तब ये निकल जाएगा। तो जब उचित ऊर्जा मिल जाएगी, सुनना, जब इसको उचित ऊर्जा मिल जाएगी तब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो देखो कंटिन्यू है तो आने में टाइम लगेगा, तो पहली चीज़ है इसने कहा टाइम लगेगा, लेकिन वास्तव में टाइम नहीं लगता है, काल पश्चता, ठीक है। दूसरा इसने कहा, ये कह रहा है कि भाई कंटिन्यू आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसने कहा कि भाई आवृत्ति का कोई लेना देना ही नहीं है, आवृत्ति और गतिज ऊर्जा का कोई लेना देना ही नहीं है, वो चीज़ अपने साबित हो गई। मतलब ये इसका कहने का मतलब है कंटिन्यू आ रही है। अपने तो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन आया, कार्यफलन से ज़्यादा ऊर्जा तो निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन। 2 ही शर्तें हैं, कार्यफलन से ज़्यादा ऊर्जा है तो निकलेगा इलेक्ट्रॉन, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो क्या होगा, नहीं निकलेगा तो वो जो ऊर्जा है वो ताप में, उस धातु के ताप वृद्धि में काम आ जाएगी, बस उसमें बढ़ेगी, उसके अलावा कोई यूज़ नहीं है। दूसरा आया, उसने भी, उसकी ऊर्जा भी अगर कार्यफलन से कम है, फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन से कम है तो भी नहीं निकलेगा। बात आ रही समझ में। अपनी तो एक शर्त है कि जब ज़्यादा होगी वो ऊर्जा, आने वाली ऊर्जा कार्यफलन से, तभी निकलेगा। लेकिन ये कह रहा है कि कंटिन्यू आती है, कंटिन्यू आती है तो क्या है, जब उसको सफिशिएंट ऊर्जा मिल जाएगी तब वो ऊर्जा लेके निकल जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। तो ये यहाँ पे इसका फेलियर साबित करने की 4 पॉइंट है। और कंटिन्यू आती है तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये कह रहा है काल पश्चता तो होती है, लेकिन वास्तव में अपने प्रयोग में देखा कि काल पश्चता जो है वो नहीं होती है। काल पश्चता का जो समय है 10⁻⁻8 सेकेंड है, जो होना इतनी देर में हो जाएगा।
तो इस तरह से प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो है अपन ने व्याख्या करी। ये चारों पॉइंट को बच्चों देखो, ये उसके निष्कर्ष है और ये तरंग सिद्धांत के निष्कर्ष है, और उसकी अपन ने पहले वाले निष्कर्षों से तरंग सिद्धांत का अपन ने क्या किया है, खंडन किया है। तरंग सिद्धांत का खंडन किया है कि भाई तरंग सिद्धांत के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझाया जा सकता। अतः अपन लिख सकते हैं, अतः तरंग सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझाया जा सकता, नहीं समझाया जा सकता। क्लियर? ये देखो, ये आपको याद करना है, चारों चार, एक बार चार याद कर लो, दूसरे चार उसके उल्टे ही है। बाकी आप किताब से पढ़ें तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। इन सब के न्यूमेरिकल जो है मैं लास्ट में करवाऊंगा आपको। अंतिम टॉपिक है प्रकाश की, ये जो है ये थोड़ा सा सिलेबस से रिलेटेड है। देखिए, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है प्रकाश की द्वैत प्रकृति। प्रकाश की कौन सी प्रकृति भाई? द्वैत प्रकृति। ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। इसके बारे में आपको पता है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में किसने बताया था? तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में वैज्ञानिक डी ब्रॉगली ने बताया था भाई। किसने बताया था? वैज्ञानिक डी ब्रॉगली ने बताया था। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में चर्चा करें तो देखिएगा, इसको ऐसे याद रखना है, सुनिएगा। द से द्वैत, द्वैत इसको कहते हैं डी ब्रॉगली, डी या डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली नाम में देखो, इसमें भी द्वै मतलब दो आ रहा है, इसमें भी दी या दो जैसा साउंड आ रहा है। और इसने जो तरंग बताई है उसको द्रव्य तरंग कहते हैं। तो ये भी इसने कहा कि प्रत्येक कण से संबंधित एक तरंग होती है। छोटे कणों के लिए बताया कि छोटे कणों से संबंधित एक तरंग होती है जिसे पदार्थ की तरंग या द्रव्य तरंग कहते हैं। तो द्वैत प्रकृति किसने दिया? डी ब्रॉगली ने। और डी ब्रॉगली ने क्या बताया कि प्रत्येक कण, छोटे कण जो होते हैं उनसे संबंधित एक तरंग होती है, उसे क्या कहा? द्रव्य तरंग कहा। कैसे सिद्ध किया है इसने, ये बताने की मैं कोशिश करूंगा। तो इसने कहा कि E बराबर, किसने कहा? प्रकाश। इसने कहा भाई प्रकाश द्वैत प्रकृति का। इसका मतलब क्या है? डी ब्रॉगली ने, द्वैत प्रकृति का मतलब है कि प्रकाश भाई कण भी होता है और तरंग भी होता है, दोनों प्रकृति का होता है। कण भी होता है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति कण प्रकृति भी होता है, दोनों तरह का होता है। E बराबर आइंस्टीन समीकरण से, किससे समीकरण? इसने बताया आइंस्टीन समीकरण ने बहुत सारे समीकरण दी, उसमें से E बराबर mc स्क्वायर। इसने कहा देखो, E द्रव्यमान इनटू वेग, आपको पता है पहली। दूसरी आपको पता है, चूंकि द्रव्यमान इनटू वेग क्या होता है? संवेग। तो मैं इसको लिख दूं P। वह E जो होता है वो क्या होता है? h न्यू। इसलिए अब क्या हो गया? h न्यू बराबर ये हो गया P और ये हो गया C। तो P का मान क्या हुआ? h न्यू बाय C। क्लियर? तो यहाँ से हो गया समीकरण नंबर 3 और ये हो गई समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ से आपको देखिए न्यू बाय C जो है या C बाय न्यू है, इसको मैं पुनः ऐसे लिखना चाहूँ तो P बराबर CH अपॉन C बाय न्यू। और बेटा C बाय न्यू जो होता है वो होता है लैम्बडा। क्या होता है? लैम्बडा। तो ये हो गई 5वीं समीकरण। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आ गया। चूंकि आप बता सकते हो C बाय न्यू बराबर लैम्बडा, या आप बता सकते हो न्यू बराबर C बाय लैम्बडा। इस सूत्र से आया ये। क्या आया? C बाय न्यू बराबर लैम्बडा या न्यू बराबर C बाय लैम्बडा। न्यू बराबर C बाय लैम्बडा एक सूत्र होता है, तो उससे C बाय न्यू का मान क्या आ गया? लैम्बडा आ गया। तो P बराबर H बाय लैम्बडा। तो इसने कहा, ध्यान से देखिए, पुनः अपन शुरू करते हैं। इसने कहा, किसने कहा कि सीधा H बट्टा उल्टा H। उल्टा H मतलब लैम्बडा। ठीक है, अब इसने कहा कि संवेग जो है और ये है तरंग दैर्ध्य। संवेग और ये क्या हो गया? तरंग दैर्ध्य। किसने? डी ब्रॉगली ने कहा कि देखो एक ही सूत्र में संवेग भी आ गया, तरंग दैर्ध्य आ गया। तरंग दैर्ध्य और संवेग में इसने सूत्र बता दिया। तो उसने कहा कि संवेग तो जो है वो किसी कण का होता है,
अर्थात इस सूत्र के अनुसार प्रत्येक कण जो है उसका संवेग होता है, और तरंग दैर्ध्य एक तरंग का कॉन्सेप्ट है, तरंग प्रकृति का है। तो उसने कहा कि तरंग और कण दोनों इस सूत्र में आ गए। इसका मतलब क्या है कि कोई भी कण, छोटा कण जो है वो तरंग की भांति व्यवहार कर सकता है। इसी को किसने बताया? डी ब्रोगली ने, ठीक है। और डी ब्रोगली के इसी कॉन्सेप्ट की बाद में जो पुष्टि करी वो डेविसन व जर्मर ने अपने प्रयोग से करी, डेविसन व जर्मर के प्रयोग ने। तो इसकी पुष्टि किसने करी बाद में? डेविसन और जर्मर के प्रयोग ने पुष्टि करी। किसकी? कि कण जो है उसमें तरंग प्रकृति भी होती है। क्लियर? बात आ रही समझ में? तो डेविसन और जर्मर ने भी बाद में डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट की पुष्टि करी। डेविसन और जर्मर ने प्रयोग किया, उस प्रयोग का उद्देश्य क्या था? इलेक्ट्रॉन में विवर्तन प्रदर्शित कर उसे तरंग सिद्ध करना। गतिशील इलेक्ट्रॉन जो है, गतिशील इलेक्ट्रॉन में विवर्तन प्रदर्शित कर उसे तरंग सिद्ध करना। क्लियर? तो ये इसने किया था। तो कण जो है, कण में विवर्तन दर्शाकर किया क्या था? इसमें कोई कण है या इलेक्ट्रॉन है, उसमें क्या किया? विवर्तन दर्शा दिया। और आपको पता है विवर्तन किसका होता है? तरंग का होता है। इसलिए उसने बताया कि कोई भी गतिशील इलेक्ट्रॉन है या गतिशील कण है, उसमें अगर विवर्तन सिद्ध हो जाता है, या इसने किया, तो इस विवर्तन सिद्ध करके उसने बताया कि भाई ये जो गतिशील कण भी है ये तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। तो छोटे कण, सुनना, छोटे कण जो तेज गति से गतिशील है वो तरंग प्रकृति के हो सकते हैं। और तरंग कौन सी होगी? ये वाली तरंग होगी द्रव्य तरंग। सुनना मेरी बात को। और पदार्थ या कणों से संबंधित जो तरंग होगी इसका एक नया नाम दिया, द्रव्य तरंग। क्या नाम दिया? द्रव्य तरंग। अब प्यारे बच्चों वापस देखिए, यहाँ पे एक चीज अपन करते हैं। तो मैंने बोला P बराबर h/λ, ठीक है। तो आपको पता है, तो मैं यहाँ से पुनः यहाँ सूत्र लेता हूँ इससे। तो लैम्बडा बराबर क्या हो गया? h/p, पहली समीकरण। आपको पता है P बराबर रूट में 2 किलोमीटर, मैंने आपको पहले बताया 2 किलोमीटर, K से गतिज ऊर्जा, M से मास। P बराबर 2 किलोमीटर, K से गतिज ऊर्जा और मास जो भी गति कर रहा है, ये अपन लिख सकते हैं। तो लैम्बडा कितना हो गया? 1 व 2 से, वो आपको पता है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो लैम्बडा बराबर कितना हो गया? h/रूट में 2 किलोमीटर। K से गतिज ऊर्जा और M से क्या है? मास। K है गतिज ऊर्जा और M क्या है? द्रव्यमान, जो भी कण है उसका द्रव्यमान, ठीक है। क्योंकि हमें पता है K बराबर कितना होता है? QV। K बराबर QV होता है। क्यों होता है K बराबर QV? तो आपको पता है गतिज ऊर्जा कार्य ऊर्जा प्रमेय से आप देखो होता है। अब कैसे होता है वो मैं बता दूं। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से K बराबर W और W बराबर QV आपने देखा होगा, सुना होगा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में ये संबंध होता है। इसलिए लैम्बडा बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? h/2qvm रूट में। तो लैम्बडा बराबर h/2qvm सूत्र आ गया, ठीक है। 2qvm, क्लियर? 2qvm, यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं। ये सूत्र आ गया। ये द्रव्य तरंग का सूत्र है, द्रव्य तरंग है, ध्यान रखना। द्रव्य तरंग और दूसरी तरंग थोड़ी अलग होती है। तो ये द्रव्य तरंग का सूत्र आ गया। द्रव्य तरंग का तरंग दैर्ध्य का सूत्र आ गया, लैम्बडा बराबर h/रूट में 2qvm। अब इसी को मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बताऊं। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये बार बार सवाल आता है। इलेक्ट्रॉन के लिए Q बराबर E, ठीक है, रखें तो क्या हो जाएगा? लैम्बडा बराबर h/2 EVM हो जाएगा भाई। EVM मशीन सुना है ना आपने? EVM मशीन जिसको बार बार, ठीक है। तो 2 EVM मशीन जिसे वोट दिया जाता है भाई। तो लैम्बडा बराबर h/2 रूट में 2 EVM। अब इन सबके मैं मान रखूं तो मैं यहाँ बता दूं, मान रखने पर सबके मैं अगर मान रख दूं, देखो H का मान पता है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसका मान रखिए। V तो कुछ भी हो सकता है, वोल्टेज है। V का मतलब क्या है? विभव। मैं यहाँ बता देता हूँ, V यहाँ पे बता देता हूँ, V क्या है? विभव, आरोपित विभव। और M इलेक्ट्रॉन का मास। देखो इलेक्ट्रॉन के लिए, देखो आपके लिए कुल चीजें चेंज क्या क्या होगी अगर अलग अलग के लिए पूछे। सुनना,
अलग अलग के लिए पूछे। तो देखो, जो भी आवेश है उसका मान यहाँ रख देना, मास है उसका यहाँ रख देना, तो अलग अलग सूत्र बहुत सारे बन सकते हैं। बात आ रही समझ में? Q और M का मान अलग अलग आप परिवर्तित करके रखोगे तो अलग अलग डेरिवेशन, अलग अलग सूत्र बन जाएंगे। ठीक ठीक है। H नियतांक है, Q के मान जैसे अल्फा का बोल दिया तो अल्फा के लिए Q कितना होता है इधर बता दो। मान के चलो अल्फा के लिए Q का मान कितना होता है बताओ, 2E के बराबर। और मास कितना होता है, 4 मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, 4m के बराबर। ठीक है, इस तरह से आप सबके बना सकते हो। ठीक है, अपने को इलेक्ट्रॉन का बनाना है, मैंने सबके मान रखे, तो मेरा लैम्बडा क्या आएगा, ध्यान से देखना, 12.27 एंगस्ट्रॉम, 12.27 एंगस्ट्रॉम बट्टा √V। बेटा ये जो फॉर्मूला है ये सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे हमेशा सवाल आते हैं। मैं बताऊं क्या क्या सवाल आए हैं। ठीक है, इसका एक डेरिवेशन आया एक बार यहाँ तक, ये सिद्ध करना था पूरा डेरिवेशन। ठीक है, तो ये सिद्ध करना एक बार आपके आ गया सिलेबस में, 2 नंबर का। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, कई बार ये सवाल आया है बोर्ड परीक्षा में, इंपॉर्टेंट है। कई बार 1 नंबर का सवाल आता है, आपको क्या करते हैं, विभव दे देते हैं कि 100 डिग्री के लिए या 100 वोल्ट के लिए, डिग्री कहाँ से आ गया, V मतलब विभव, 100 वोल्ट के लिए लैम्बडा का मान ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्बडा का मान ज्ञात कीजिए, या इलेक्ट्रॉन की द्रव्य तरंग ज्ञात कीजिए 100 वोल्ट के लिए। तो आप क्या करो, 100 रखोगे, 10 बाहर आ जाएगा, एक बिंदु ऊपर आ जाएगा, बस सिंपल सा सवाल है। सवाल मैं यहाँ बताऊँ तो सवाल है 100 वोल्ट के लिए इलेक्ट्रॉन की द्रव्य तरंग ज्ञात करिए। तो कुछ नहीं है, सीधा लैम्बडा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के लिए हो तो मैं ई लिख दूँ यहाँ पे ई। तो लैम्बडा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 12.27 एंगस्ट्रॉम बट्टा रूट में 100, तो लैम्बडा ई कितना आ गया, 12.27 एंगस्ट्रॉम बट्टा 10, तो ये आ जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम। आंसर कितना आ जाएगा, 1.227 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। एंगस्ट्रॉम आपको पता है कितना होता है, एंगस्ट्रॉम में 0 है, मतलब 1 के बाद 0 लगा दो और 10 की बात -10। एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10 की घात -10 मीटर एंगस्ट्रॉम, 10 ठीक है भाई। तो यहाँ से प्यारे बच्चों अपन ने ये भी कर लिया। देख लो ध्यान से, आइंस्टीन समीकरण, ठीक है, से कैसे डी ब्रोगली ने द्रव्य तरंग के लिए सूत्र निकाला, P बराबर H बाय लैम्बडा निकाला। याद रखने का आसान तरीका है, P बराबर सीधा H बट्टा उल्टा H, बस सीधा H बट्टा उल्टा H, P बराबर सीधा H बट्टा उल्टा H। तो इससे आप इलेक्ट्रॉन की द्रव्य तरंग निकाल सकते हो। अब कोई बोलेगा सर ये P बराबर √2km कैसे आ गया, तो ये सब पहले पढ़े हुए हैं, आपको बता दूं मैं आपको, तो बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। K बराबर ½ mv² होता है प्यारे बच्चों। मैंने इसको क्या किया, m से ऊपर गुणा किया और m से नीचे भाग दे दिया, तो p² क्या हो गया, ये हो गया, सुनिएगा, ये हो गया 1/2 p² बट्टा m। क्लियर, तो 2km इधर हो गया और इधर हो गया p, और इधर का अंडरूट आ गया इधर, स्क्वायर अंडरूट बन गया, बस p बराबर √2 किलोमीटर। में ऐसे शॉर्ट में याद कराता हूँ, इसलिए मैंने इस तरह से आपको बता दिया। आगे डेविसन जर्मर का प्रयोग है और हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है, और उसी के साथ चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो एक बार इसको ध्यान से देखिए, और कोई टॉपिक रहा है तो अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसको एक बार ध्यान से देखिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण सा टॉपिक है। इस चैप्टर में ज़्यादातर न्यूमेरिकल जो है बच्चों वो इसी से आए हैं, ध्यान से देखना, इसी सूत्र पे ज़्यादातर न्यूमेरिकल आए हैं। क्लियर, जल्दी से देखिए इसको, कोई दिक्कत हो तो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, डेरिवेशन को देखिए, आसान सा डेरिवेशन है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है।
तो इसी के साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं लास्ट, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको एच के मान बता दिए। कभी कभी भी एच सी का मान आता है बेटा, ध्यान से सुनना। एच सी का मान डायरेक्ट आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो आप याद रखिएगा, सीधा गुणा है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। कैलकुलेशन में ये रखेंगे तो आसानी से जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी। एच सी बराबर 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। तो कुल मिला के इस चैप्टर के फॉर्मूले जो है वो मैं आपको एक बार पुनः बता दूं, ठीक है। फॉर्मूले क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक तो है E बराबर फाई, या इस तरह से नहीं, कुल ऊर्जा E बराबर, हाँ, फाई प्लस के मैक्सिमम, आप इस तरह याद रखें। वापस देखें, E बराबर फाई प्लस ई वी नॉट, या हाफ एम वी स्क्वायर भी हो सकता है। इसको एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट भी बोल सकते हैं। इस तरह के विभिन्न फॉर्मूलों से आप ये कर सकते हो। एक तो ये हो गया आइंस्टीन समीकरण। दूसरा मैंने अभी बताया आपको, लेमड़ा बराबर एच बट्टा रूट में 2QVM का अंडरूट। अब इलेक्ट्रॉन के लिए बनाना है तो ये हो जाएगा 2 EVM, और इलेक्ट्रॉन के लिए EVM बनाने के बाद इसका मान रखोगे तो ये आ जाएगा 12.27 एंगस्ट्रॉम। याद रखना एंगस्ट्रॉम वाला सूत्र, बट्टा रूट में भी। तो मेरे हिसाब से मेन ले दे के जो भी न्यूमेरिकल होंगे इस चैप्टर के प्यारे बच्चों, वो इन्हीं पे होंगे। इसके अलावा अगर और सूत्र दिखे तो आपको पता है P बराबर H बाई लेमड़ा। क्लियर, ये हो गया। और आपको पता है न्यू इक्वल्स टू C बाई लेमड़ा, जिसमें C प्रकाश का वेग है, ठीक है। तो ये छोटे मोटे जो सूत्र है, इसी के आधार पे अपन विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अगली क्लास में इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल है अपन उसका अध्ययन करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने मित्रों तक, अपने दोस्तों तक, पड़ोसियों तक, रिश्तेदारों तक इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचाएं। धन्यवाद।